हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक्स कंप्लीट कर लिया और हम फार्माकोडायनेमिक्स की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फार्माकोडायनेमिक्स जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है, ये फार्माकोडायनेमिक्स में आएगा। तो आज हम उसकी बेसिक्स देखेंगे, कैसे ड्रग काम करती है, और एंजाइम्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हाउ अ ड्रग एक्ट्स, कैसे ड्रग काम करती है, किन किन तरीक़ों से काम कर सकती है। फर्स्ट इज स्टिमुलेशन, किसी चीज़ को, किसी ऑर्गन को, किसी प्रोसेस को स्टिमुलेट कर दे, जिस रेट से हो रही है उस रेट से अधिक कर दे। जैसे एड्रेनलिन हार्ट पे काम करता है, ठीक है। तो ये एक बहुत कॉमन तरीका है ड्रग के एक्ट करने का। दूसरा है इसी का उल्टा, डिप्रेशन। जैसे कोई ड्रग स्टिमुलेट कर रही थी, वैसे ही कोई ड्रग किसी ऑर्गन को, किसी प्रोसेस को डिप्रेस कर दे, कम कर दे, उसका रेट इफेक्ट कम कर दे। फॉर एग्जांपल बारबिट्यूरेट्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीडेटिव हिप्नोटिक्स की तरह आप यूज़ करते हैं उनको। तीसरा तरीका है इरिटेशन। जनरली इरिटेशन जो होगा ये जनरली एक नॉन स्पेसिफिक सरफेसेस पे होगा, एपिथेलियम हुआ, म्यूकोसा हुआ। तो कोई हम इरिटेंट ड्रग दे रहे हैं जो वहाँ इरिटेशन प्रोड्यूस कर रही है, वहाँ इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर रही है, लेटर ऑन फाइब्रोसिस तक भी प्रोड्यूस करेगी और उसका फंक्शन का लॉस करेगी। जो भी फंक्शन वो परफॉर्म करती थी उसमें कमी या लॉस आएगी। तो एक तरीका ये हो सकता है, बहुत कॉमन तरीका नहीं होता है, लेकिन एक तरीका ये हो सकता है। चौथी चीज़ रिप्लेसमेंट, बॉडी में जो चीज़ पहले से बन रही थी उसको हमने रिप्लेस कर दिया, उनकी कमी हो रही थी उसको रिप्लेस कर दिया हमने बाहर से सप्लीमेंटेशन करके। फॉर एग्जांपल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपने सुनी होगी, तो हार्मोन्स फॉर एग्जांपल हो गए। साइटोटॉक्सिक, सेल को डिस्ट्रक्ट करने की जिनमें काबिलियत होती है, ऐसी दवाइयाँ जो किसी प्रकार से किन्हीं सेल को डिस्ट्रक्ट कर रही हैं, मार रही हैं, ख़त्म कर रही हैं। फॉर एग्जांपल एंटी माइक्रोबियल्स हो गए, एंटी कैंसर हो गए। तो एंटी माइक्रोबियल्स जो बाहर से आपके पैथोजेंस आ रहे हैं उनको डिस्ट्रक्ट कर रही हैं। उसमें भी कुछ एंटी माइक्रोबियल्स जो बैक्टीरियासाइडल वगैरह होती हैं वो इसमें आएंगी। एंटी कैंसर, जो कैंसर सेल्स हैं उनको डिस्ट्रक्ट करिए एंटी कैंसर ड्रग्स। तो ये इस तरह का जो एक्शन होगा उसको हम साइटोटॉक्सिक कहेंगे। और एक लास्ट है आपका जीन बेस्ड एक्शन। जीन बेस्ड एक्शन ऐसा एक्शन होता है, आप ये देखेंगे तो ये सारे एक्शन अपार्ट फ्रॉम जीन बेस्ड एक्शन, ये सारे एक्शन जो हैं ये या तो किसी प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं पैदा कर रहे हैं, कोई नई प्रोसेस नहीं बना रहे हैं। लेकिन जीन बेस्ड एक्शन में हो सकता है कोई नया प्रोटीन बना रहे हो जिससे एक नई प्रोसेस हम बना रहे हो, जो नई प्रोसेस क्रिएट कर रहे हो, या किसी प्रोसेस को ऑगमेंट कर रहे हैं एक नया प्रोटीन बना के थ्रू जेनेटिक्स, थ्रू जीन्स, ठीक है। तो ये एक एक्शन हो सकता है। ये काफ़ी नई चीज़ है और ये अभी एक्सपेरिमेंटली भी बहुत हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारे तरीके हो सकते हैं जिनसे एक ड्रग काम कर सकती है। अच्छा, काम करेगी कैसे, मैकेनिज़्म क्या होगा उसका, काम करना तो ये है, लेकिन ये करना कैसे, किन किन चीज़ों के थ्रू, क्या क्या चीज़ें उनको उसको चाहिए होंगी काम करने के लिए। तो या तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बदौलत काम करेगी, जैसे बल्क लैक्सेटिव्स होते हैं, आपने लिया वो आप ओरली लिया, जाके वो वाटर एब्जॉर्ब किए और उसके बाद एज अ लैक्सेटिव वो काम किया, आपके फीकल रूट के थ्रू निकल लिया, आपका कॉन्स्टिपेशन था, रिलीव किया। तो ये एक तरीका हो सकता है, ठीक है। ये उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी है, ये वाटर एब्जॉर्ब करने की उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी है। या एड्जॉर्बसन, कुछ ड्रग जो हैं अपने सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब कर लेती है, वो उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी की वजह से है। तो देयर इज़ नो केमिकल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हियर। तो इस तरह का एक मैकेनिज़्म हो सकता है। दूसरा मैकेनिज़्म हो सकता है जो उनके केमिकल नेचर की ओर हो, जैसे एंटासिड्स काम करते हैं आपके स्टमक में, ड्यूडनम और स्टमक में बेसिकली एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। कभी कभी एसिडिटी की इशू होती है, गैस्ट्रिक अल्सर के केसेस में होता है, तो हम आपको एंटासिड्स देते हैं, वो न्यूट्रलाइज करते हैं उनको। ये न्यूट्रलाइजेशन क्या हो रहा है, केमिकल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, एसिड बेस का ये बेसिकली कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी के थ्रू हो रहा है।
ठीक है, तो एक तरीका ये हो सकता है। तीसरा तरीका हो सकता है थ्रू एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में आप बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग थोड़ा और देखेंगे। तो एंजाइम्स का यूज़ करके, उनको स्टिमुलेट करके, उनको इनहिबिट करके, उनको इन्हेंस करके नए एंजाइम बना के, ये तरीके से हो सकता है। चौथी चीज़ हो सकती है आयन चैनल्स। हर प्रोसेस के लिए आयंस का सेल मेम्ब्रेन के इधर उधर आना जाना, सेल के अंदर जाना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करके हम ये ड्रग्स का एक्शन करवा सकते हैं। और पांचवा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिस पे हम सबसे ज़्यादा इम्फेसिस देंगे, वो है रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो फिजिकल केमिकल आप जानते हैं। आयन चैनल्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, हम लोग रिसेप्टर के साथ पढ़ेंगे, वहाँ पे देख लेंगे। आज हम देखेंगे एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स को शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि आप पहले भी बहुत जान चुके हैं एंजाइम्स के बारे में। तो एंजाइम्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है? देखिए, एक सबस्ट्रेट होगा, एंजाइम होगा, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर एंजाइम उसी सबस्ट्रेट को एक प्रोडक्ट बना के रख देगा। कई बार दो सबस्ट्रेट होते हैं, दोनों को मिला के एक प्रोडक्ट बना देगा। मतलब एक सबस्ट्रेट लेगा, एंजाइम उसको प्रोडक्ट बना के निकाल देगा। कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे और उसके बाद प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ड्रग क्या करेगी इसमें? ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ये नॉर्मल हो रही है बॉडी में। तो ड्रग का क्या काम है? ड्रग्स कैन आइदर इनहेंस और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जिस रेट से रिएक्शन हो सक रहा है उसको या तो बढ़ा दें या घटा दें। ठीक है, एक तरीका तो ये हो सकता है जो सबसे कॉमन तरीका है। दूसरा एक और तरीका है एंजाइम इंडक्शन का। जैसे फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग ने माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन देखा था, तो उसी को याद करिए। तो एंजाइम इंडक्शन का मतलब नए एंजाइम्स बना रहे हैं। एंजाइम्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, नए एंजाइम्स बनाए जा रहे हैं, तो प्रोसेस अपने आप बढ़ेगी। इट विल टेक टाइम बट इट विल बी इंक्रीज। ठीक है, तो या तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन को घटा के बढ़ा के, या नए एंजाइम्स बना के, या एंजाइम इंडक्शन प्रोड्यूस करके हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा कि इसमें इस एंजाइम्स पे ड्रग्स जो होती हैं ये कैसे करती हैं, तो एक इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है पायरिडॉक्सिन एक्ट्स एज अ कोफैक्टर फॉर डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, ये डायरेक्ट इन्हेंस करने की, डायरेक्ट एज अ कोफैक्टर काम करने की बात है। तो पायरिडॉक्सिन एज अ कोफैक्टर फॉर डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करता है। तो हम पायरिडॉक्सिन ऊपर देंगे तो डीकार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें एंजाइम इनहिबिशन के बारे में देखेंगे। एंजाइम हमने पहले रेट इंक्रीज करने के बारे में देख लिया, एक एग्जांपल पायरिडॉक्सिन का एग्जांपल देख लिया, एंजाइम इंडक्शन के बारे में समझ लिया। तो एंजाइम इनहिबिशन के बारे में समझेंगे कि एंजाइम इनहिबिशन कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो एंजाइम इनहिबिशन जनरली मोटा मोटी दो तरीके से हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। आप हमेशा से जानते हैं कॉम्पिटिटिव भी इक्विलिब्रियम टाइप हो सकता है या नॉन इक्विलिब्रियम टाइप होता है। इक्विलिब्रियम टाइप आपको हमेशा ज़्यादा सुनने में मिलता है, और कई कई जगह आप एक अनकॉम्पिटिटिव भी सुनते होंगे, तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो चलिए कॉम्पिटिटिव पे आते हैं। कॉम्पिटिटिव में क्या है? जनरली जो ये सबस्ट्रेट है और जो एंजाइम इनहिबिटर है, जो ड्रग आप दे रहे हैं एंजाइम इनहिबिटर है, उनका टारगेट एक ही जगह होगा, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। वो दोनों ही एक्टिव साइट को ही टारगेट करेंगे, वो वहीं पे जाके बाइंड करेंगे, और दोनों के तकरीबन सिमिलर स्ट्रक्चर होंगे। इनके सिमिलर स्ट्रक्चर होंगे, एटलीस्ट वो पार्ट जो कि एक्टिव साइट से जाके बाइंड करना है। ठीक, तो नॉर्मली क्या होगा, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा। इक्विलिब्रियम टाइप की बात कर रहे हैं कि सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, दोनों ही बाइंड करेंगे एक्टिव साइट पे। यहाँ पे सिर्फ एंजाइम से बाइंड करेगा। सिर्फ एंजाइम से बाइंड करने का मतलब ऐसा नहीं कि ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से भी बाइंड करेगा, नहीं, ये जब तक एंजाइम की एक्टिव साइट फ्री है तभी तक बाइंड करेगा। एक बार उस पर सबस्ट्रेट किन्हीं कंडीशन में बाइंड कर लिया है तब इनहिबिटर बाइंड नहीं करेगा। सरमाउंटेबल है, मतलब क्या हुआ, अगर हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, अगर हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो ये जो इनहिबिटर था वो उसका इनहिबिशन रिवर्स होने लगेगा। मतलब आप समझिए कि ये एक एक्टिव साइट है एंजाइम की,
ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। इस एक्टिव साइट के लिए दोनों ही प्रयास कर रहे हैं। जिसका लगाव उस एक्टिव साइट से ज़्यादा होगा, जिसका कंसंट्रेशन उस एक्टिव साइट के पास ज़्यादा होगा, वो उससे जाके बाइंड कर लेगा। अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा बाइंड करेगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट बनेगा, अगर इनहिबिटर बाइंड करेगा तो प्रोडक्ट कम बनेगा। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं बन रहा है, क्योंकि सबस्ट्रेट तो बाइंड किया नहीं। तो ये सरमाउंटेबल है। आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए और इनहिबिशन रिवर्स होना शुरू हो गया। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान दें कि आप पहले भी पढ़े होंगे मिकलिस कांस्टेंट और वी मैक्स जो होता है, तो के मिकलिस कांस्टेंट जो है वो बढ़ेगा और वी मैक्स यहाँ सेम रहेगा। अब इसमें बहुत ज़्यादा हम डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप एक बार समझ लें कि वी मैक्स क्या हुआ। वी मैक्स इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम रेट अचीव बाय दैट एंजाइम, या जो सिस्टम हो रहा है, ये प्रोसेस हो रही है, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, वो हुआ वी मैक्स। ठीक है। के एम क्या हुआ? मिकलिस कांस्टेंट कहते हैं। मिकलिस मेंटल आपने रिएक्शंस पहले पढ़े होंगे। तो के एम क्या होता है? के एम इज़ द वैल्यू जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इतना होगा कि एंजाइम की हाफ ऑफ द एक्टिव साइट्स ऑक्युपाई हो जाएगी सबस्ट्रेट से। ठीक है, मतलब वो कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट का जिसमें एंजाइम की 50% एक्टिव साइट्स ऑक्युपाई हो जाएंगे। ठीक है। अब ये तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन हुई। अगर हम प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए देखें तो केएम वो कंसंट्रेशन होगा सबस्ट्रेट का जो एंजाइम को हाफ वी मैक्स पहुँचने तक मदद करता हो। मतलब उतना कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट का जहाँ पे एंजाइम जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो उसका आधा पहुँच जाए। ठीक है। तो यहाँ पे केएम बढ़ेगा लेकिन वी मैक्स सेम रहेगा। आगे हम लोग अभी ग्राफिकल फॉर्म में भी देखेंगे। एक इसका न्यूमोनिक है, इसको बहुत तरीके होते हैं याद करने के लिए। एक न्यूमोनिक जो मैं हमेशा याद रखता हूँ जिससे मुझे आसानी से याद होता है, वो आप देख लें। कॉम्पिटिटिव सीज आर इंक्रीजिंग इन किलोमीटर्स बट हैव सेम वॉल्यूम। ठीक है। कॉम्पिटिटिव मतलब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अच्छा, हम इक्विलिब्रियम टाइप की बात कर रहे हैं और कोई बात नहीं कर रहे हैं। सीज SEAS, तो S से हुआ स्ट्रक्चर, E से हुआ एंजाइम, A से हुआ एक्टिव साइट और दूसरे S से हुआ सरमाउंटेबल। ठीक। आर इंक्रीजिंग इन किलोमीटर्स, तो KM इंक्रीज हो रहा है। ठीक। बट हैव सेम वॉल्यूम, लेकिन वी मैक्स सेम है। ठीक। तो आप ये चाहें तो निमोनिक याद रख सकते हैं। तो ये हुआ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इक्विलिब्रियम टाइप। अच्छा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन नॉन इक्विलिब्रियम टाइप। अब हमने तो कहा कि ये सरमाउंटेबल था इक्विलिब्रियम टाइप, जैसे ही सबस्ट्रेट बढ़ा वैसे ही ये रिवर्स होना शुरू हुआ। अब अगर यही बॉन्ड, ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग बन जाए, इतना स्ट्रॉन्ग बन जाए कि एंजाइम और इनहिबिटर का जो कॉम्प्लेक्स है वो अलग ना किया जा सके भले ही कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ जाए, तो वो कंडीशन में कॉम्पिटिटिव तो हुआ लेकिन नॉन इक्विलिब्रियम टाइप हुआ। ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, कोवलेंट बॉन्ड जनरली फॉर्म होते हैं, नॉन सरमाउंटेबल है। अब आप सबस्ट्रेट की बढ़ाते रहिए कंसंट्रेशन, अब ये वापस रिवर्स नहीं होगा। ठीक। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स विथ एंजाइम कोलिनिस्टरेज। ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट विथ एंजाइम कोलिनिस्टरेज, ये जो है ये कॉम्पिटिटिव और नॉन इक्विलिब्रियम टाइप के होंगे। अच्छा, केएम और वी मैक्स पे क्या होगी? केएम तो अभी भी बढ़ेगा लेकिन वी मैक्स यहाँ घटना शुरू हो जाएगा। अभी हम लोग ग्राफ में देख लेंगे। ठीक है। तो इतना याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनेंगे, कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। अच्छा, ये जो कॉम्पिटिटिव नॉन इक्विलिब्रियम टाइप होते हैं ना, उनमें कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल आते हैं कि मान लीजिए ये जो इनहिबिटर था इसकी एफिनिटी एंजाइम से 10,000 टाइम्स अधिक थी एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट, तब भी वो नॉन इक्विलिब्रियम टाइप शो करेगा, क्योंकि इसकी एफिनिटी ही इतनी अधिक है, इतना लगाव ही अधिक है कि अब उसको सबस्ट्रेट बढ़ाते जा रहे हैं। जब 10,000 गुना बढ़ जाएंगे तब जाके शायद हटा पाएँ। उतना सबस्ट्रेट बनाना फिजियोलॉजिकल तरीके से पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। तो वो भी कंडीशन जो होगी वो भी कॉम्पिटिटिव नॉन इक्विलिब्रियम टाइप में आएगी, या तो इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाए, कोवलेंट बॉन्ड बन जाए कि उनको तोड़ना नामुमकिन के बराबर हो। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे टाइप का देखते हैं। पहले तो कॉम्पिटिटिव हमने देख लिया, अब नॉन कॉम्पिटिटिव, इसमें नाम ही है नॉन कॉम्पिटिटिव, इसमें कॉम्पिटिशन नहीं है। ये यहाँ पे तो आप देख रहे थे कि एक्टिव साइट के लिए कॉम्पिटिशन था, यहाँ नॉन कॉम्पिटिटिव वाले में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। एक्टिव साइट इज़ फ्री फॉर सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट आके अपना बाइंड करे, बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना ले। ठीक है, ये जो इनहिबिटर है ये एक दूसरी साइट पे बाइंड करेगा जिसको हम एलोस्टेरिक साइट कहेंगे, एलोस्टेरिक साइट कहेंगे। ठीक है, ये एंजाइम से भी बाइंड करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से भी बाइंड करेगा। कॉम्पिटिटिव टाइप में क्या देखे थे, सिर्फ एंजाइम से बाइंड कर रहा था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड नहीं कर रहा था। ठीक, ये इन एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करके इस प्रोसेस को रोक देगा या बहुत धीमा कर देगा या डिक्रीज कर देगा रेट। ठीक है, अब क्या है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है सबस्ट्रेट से, इस इनहिबिटर का स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट से डिफरेंट है, कोई लेना देना नहीं है उसका एक्टिव साइट पे, क्योंकि जाना ही नहीं है, एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं कर रहा है। कैन बाइंड बोथ टू फ्री एंजाइम एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इनसरमाउंटेबल। अब कितना भी हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते रहें, क्योंकि एक्टिव साइट के लिए कोई लड़ाई ही नहीं है यहाँ पे उसके और इनहिबिटर में, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब ऐसा नहीं कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, नहीं, रिवर्स नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या होगा, Km तो सेम होगा बट Vmax घट जाएगा। ठीक, Vmax घट जाएगा। तो आप इसको याद करने के लिए या तो टेबलॉइड फॉर्म में याद करें या फिर और आसान तरीके से आप जैसे मैं याद करता था आप कर सकते हैं। देखिए, आपके लिए आपने ये कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम के लिए कोड याद दिया है, निमोनिक याद किया है, तो आप निमोनिक से इसको याद कर लेंगे। अब इस कॉम्पिटिटिव का जस्ट अपोजिट है नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप। कैसे, कॉम्पिटिटिव ने आपने पढ़ा था सेम स्ट्रक्चर, यहाँ डिफरेंट स्ट्रक्चर, वहाँ बाइंड कर रहा था एक्टिव साइट पे, यहाँ बाइंड नहीं कर रहा है एक्टिव साइट पे, वहाँ सिर्फ फ्री एंजाइम से बाइंड कर रहा था, यहाँ फ्री एंजाइम और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स दोनों पे बाइंड करेगा। वहाँ सरमाउंटेबल था, यहाँ इनसरमाउंटेबल था। वहाँ Km बढ़ रहा था और Vmax कांस्टेंट था, यहाँ Km कांस्टेंट है और Vmax घट रहा है। मतलब जो कांस्टेंट था वो चेंज हो रहा है यहाँ पे, लेकिन चेंज भी उल्टी डायरेक्शन में हो रहा है जो कॉम्पिटिटिव में हो रहा था। वहाँ Km बढ़ रहा था और Vmax कांस्टेंट था, यहाँ Km कांस्टेंट है और Vmax घट रहा है। ठीक, तो आप चाहे तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक ग्राफिकल फॉर्म में है। ठीक, तो आप देखिए ये तीन चीज़ें, ये नॉर्मल ग्राफ है, ये कॉम्पिटिटिव है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव जब हम कह रहे हैं मतलब हम इक्विलिब्रियम टाइप की बात कर रहे हैं, क्योंकि नॉन इक्विलिब्रियम टाइप बहुत ज़्यादा देखने नहीं मिलता। ठीक, ये Vmax है, ये Vmax है किसका, इस नॉर्मल वाले का। ठीक, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ तक पहुँच पाई। वाई एक्सिस पे है रिएक्शन वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो Vmax हो गई ये नॉर्मल की, ठीक, मैक्सिमम वेलोसिटी। अब हम देखें कि ये जो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है ये वाला, तो ध्यान से देखें तो ये Vmax तो इसके भी उतनी ही पहुंच जा रही है। यानी Vmax जो हमने याद किया था कि Vmax कॉम्पिटिटिव में कांस्टेंट है, ठीक, Vmax उतनी ही पहुंच जा रही है। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव वाला क्या हो रहा है, नॉन कॉम्पिटिटिव का देखेंगे कि उसका Vmax कम हो गया, मतलब Vmax नॉन कॉम्पिटिटिव में घट गया। कॉम्पिटिटिव में कांस्टेंट था, नॉन कॉम्पिटिटिव में घट गया। ठीक, अब हम Km देखेंगे तो Km क्या देखा था, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जहाँ पे हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी हो, हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी हो। अब ये कैसे देखते हैं, चलिए तो हम पहले नॉर्मल वाला देखते हैं। नॉर्मल की हमारा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ये था, यहाँ पे हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही थी। ठीक, अब हमने कॉम्पिटिटिव वाला देखा, कॉम्पिटिटिव वाले की हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ है, यानी Km बढ़ गया है, Km बढ़ गया है कॉम्पिटिटिव के केस में, हमने पहले भी देखा था। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या है,
नॉन कॉम्पिटिटिव में भी देख रहे हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी तो ये थी और हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी उसी केएम पे है जिस पे नॉर्मल वाले की मिल रही थी, उसी केएम पे है जिस पे नॉर्मल वाले की मिल रही थी। नॉर्मल वाले की वी मैक्स अधिक थी, ठीक, नॉन कॉम्पिटिटिव की वी मैक्स कम थी, लेकिन जो केएम है वो उसी पे मिल रहा है, उसी कंसंट्रेशन पे मिल रहा है जिसमें नॉर्मल में था, ठीक। तो यही चीज़ हमने अभी डिस्कस की थी। चलिए अब इसको हम टेबुलॉइड फॉर्म में देख लेंगे, फिर हम अनकॉम्पिटिटिव पे आएंगे। तो चलिए ये शुरुआत के इनहिबिशन किससे बाइंड करता है, केएम वैल्यू क्या होगी, वी मैक्स क्या होगी, एग्जाम्पल क्या होंगे, ठीक है। तो अभी हम अनकॉम्पिटिटिव इसको हम अवॉइड करते हैं, अभी देखेंगे फिर उसके बाद बात करेंगे। कॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा है, एंजाइम से बाइंड कर रहा है इक्विलिब्रियम टाइप में, कॉम्पिटिटिव नॉन इक्विलिब्रियम टाइप में भी एंजाइम से ही बाइंड कर रहा है। इन दोनों केसेस में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से नहीं बाइंड कर रहा है। नॉन कॉम्पिटिटिव में बोथ एंजाइम एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड कर रहा है, ठीक। केएम वैल्यू क्या हो रही है, कॉम्पिटिटिव में बढ़ रही है, देखा, कॉम्पिटिटिव में दोनों ही केस में केएम वैल्यू बढ़ रही है, इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम टाइप में, और नॉन कॉम्पिटिटिव में कांस्टेंट है, ठीक। वी मैक्स वैल्यू क्या हो रही है, कॉम्पिटिटिव में कांस्टेंट है, लेकिन इक्विलिब्रियम टाइप में बस, नॉन इक्विलिब्रियम टाइप में वी मैक्स घट रही है, ठीक, और नॉन कॉम्पिटिटिव में वी मैक्स घट रही है। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम फाइसोस्टिग्मीन नियोस्टिग्मीन, कॉम्पिटिटिव नॉन इक्विलिब्रियम ऑर्गेनोफॉस्फेट, नॉन कॉम्पिटिटिव साइनाइड पॉइजनिंग। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम और नॉन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम को एक साथ याद करेंगे तो आप ध्यान देंगे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एकदम अपोजिट हैं, ठीक। इसमें सिर्फ एंजाइम से बाइंड कर रहा है, इसमें दोनों से बाइंड कर रहा है, इसमें केएम बढ़ रही है, इसमें केएम कांस्टेंट है, इसमें वी मैक्स कांस्टेंट है, इसमें वी मैक्स घट रही है, ठीक। तो आप चाहे तो ऐसे याद कर सकते हैं। अब ये लास्ट चीज़ आ गई अनकॉम्पिटिटिव। कई जगह आपको, कई बुक्स में आपको कई जगह डिस्कशन में मिलेगा कि ये भी एक टाइप का इनहिबिशन होता है, तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। अनकॉम्पिटिटिव क्या होता है, ये रेयर टाइप का होता है। बाइंड क्या करता है, जो इनहिबिटर है वो सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड कर रहा है, वो एंजाइम से बाइंड नहीं कर रहा है। वो जब एंजाइम और सबस्ट्रेट बन गया तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड कर रहा है। यहाँ पे केएम और वी मैक्स दोनों ही घटेगी, केएम और वी मैक्स दोनों ही घटेगी। ये एक रेयर चीज़ होती है, कुछ जगह मिलती है, लिथियम के केस में मिलते ही, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया लिथियम के केस में। इसको भी हमने ग्राफ में देख लिया कि अनकॉम्पिटिटिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से सिर्फ बाइंड करेगा, दोनों ही वैल्यू घटेगी, और ये लिथियम एग्जाम्पल है। तो एंजाइम्स में आपका पहले का भी बहुत नॉलेज होगा, और इसके साथ अभी का नॉलेज को इन्वॉल्व करके एंजाइम्स के बारे में हम इतना ही जानते हैं। मेनली हम रिसेप्टर्स पे फोकस करेंगे, नेक्स्ट सेशंस में हम रिसेप्टर्स पे आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए।